साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक मैं डिस्कस के लिए लेकर आया हूं कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स या सहवास या शारीरिक संबंध बनाते हुए उसकी नग्न अवस्था में इमेज या वीडियोग्राफी करके उसे अपने पास स्टोर रख सकता है या उसे ट्रांसमिट कर सकता है या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे खुद के देखने के लिए उसे उस महिला की सहमति के बगैर स्टोर कर सकता है। अगर वो महिला सहमति दे भी देती है तो उसका क्या प्रभाव उस कृत्य पे पड़ेगा, इन सब की जानकारियाँ आपको विधिक दृष्टि से देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है, जिस कारण मेरा आपसे आग्रह है कि बगैर किसी बायसनेस के या बगैर कोई मन बनाए इस वीडियो को अंत तक देखें। कारण क्या है कि अगर आज हम इन मुद्दों पर डिस्कस नहीं करेंगे तो सही होते हुए भी, क्राइम के विक्टिम होते हुए भी हम अपने राइट्स को किसी भी रूप में इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैंने ऐसा देखा है कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और एनसीबी का डाटा भी ये कहता है कि 90% केसेस में महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। झूठे आरोप या भद्दे आरोप लगाकर सबसे पहले पुरुष को प्रताड़ित करते हैं, उसे बदनाम करते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं और वो महिला जो इनिशियली ये कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या छेड़छाड़ हुई है, वही कोर्ट में जाके कहती है कि उसके साथ कोई अपराध नहीं हुआ है। यहाँ पर उस महिला के लिए दो अलग अलग स्टेटमेंट देना तो आसान था, पर ज़रा सोचिए उस पुरुष पे क्या बीता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी महिलाएं गलत हैं। इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि सारे पुरुष जो है वो गलत हैं। मैं बात करूंगा कानून की और आज की उन स्थितियों की जो हम यूजुअली देख सकते हैं और देखते आ रहे हैं कि यूजुअली आज इन दिनों में ये भी देखा जा रहा है कि पति के द्वारा पत्नी की नग्न अवस्था में या उसके साथ सेक्स करते हुए या इंटरकोर्स करते हुए या शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियोग्राफी या इमेजेस कैप्चर की जाती हैं। तो इस बारे में कानून जानना हमें इसलिए आवश्यक है कि यदि हम पर झूठे आरोप लग गए तो हमें तब वहाँ क्या करना है, और अगर हमारी अपनी बहन या अपनी रिश्तेदार या अपनी ही परिचित ऐसे ही स्थिति का शिकार हो गई है तो हम लीगली बगैर किसी वकील के पास जाए उसकी किस हद तक जो है वो हेल्प कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि प्राइवेसी एंड प्राइवेट एक्ट को पार्लियामेंट ने एक अच्छा और एक उच्च दर्जा जो है दिया है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है उसमें राइट टू प्राइवेसी को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप नग्न होते हैं या नग्न अवस्था में घर में रहते हैं तो ये आपका अपना प्रिविलेज है, पर कोई व्यक्ति इस अधिकार में तब तक इंटरवेन नहीं कर सकता है जब तक आपकी सहमति ना हो। पर यहाँ पर इंटरवेंशन से मतलब ये नहीं है कि आप उसे आपकी वीडियोग्राफी या आपकी इमेज लेने का अधिकार दे रहे हैं जो आप अपने आप में भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है या चोरी छुपे ऐसा करता है और अल्टीमेटली आप इसके विक्टिम हो गए हैं तो वहाँ पर हमें कानून की जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर दो धाराएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। सेक्शन 354C IPC, फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड संहिता, और दूसरा है सेक्शन 66E IT एक्ट, फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। सेक्शन 354C IPC केवल महिलाओं के पर्सपेक्टिव में अपनी बात को स्पष्ट करता है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस सेक्शन को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से IPC में जोड़ा गया। सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के प्राइवेसी या प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व होते हुए कोई इमेज को कैप्चर करता है तो वहाँ पर वो सेक्शन 354C में गिल्टी होगा। अगर वो इमेज वो स्वयं कैप्चर करे या किसी और से कैप्चर कराए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आती है बात पनिशमेंट की। अगर पहली बार उसे कन्विक्ट किया जा रहा है तो मिनिमम सेंटेंस जो है वो 1 साल का है, जिसको हम 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइन भी होगा। अगर वापस से वो ये काम करता है तो वहाँ पर मिनिमम सेंटेंस जो है वो 3 साल का है, जिसको 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइन भी होगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ कि वो महिला चाहे लेबोरेटरी मतलब बाथरूम में हो या इसके अलावा किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व हो या मियर अंडरवेयर में हो या अंडर गारमेंट्स में हो या उसके ब्रेस्ट या ऐसा कोई बॉडी पार्ट जो है एक्सपोजर हो रहा हो, तो वहाँ पर ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल होगा और इस सेक्शन को एप्लीकेबल करते हुए विक्टिम को हम न्याय दिलवा सकते हैं।
पर एक बात ये दिमाग में रखनी है कि विक्टिम के पास इस बात के साक्ष्य होनी चाहिए। अगर साक्ष्य नहीं है तो अक्यूज से वो साक्ष्य रिकवर होनी चाहिए। बगैर साक्ष्य के इस सेक्शन को हम इम्प्लीकेट नहीं कर पाएंगे। इवन ऐसी कोई रिकॉर्डिंग भी विक्टिम के पास में है जहाँ विक्टिम अक्यूज से कह रही है कि आपने ये गलत करा या आपने मेरी नग्न अवस्था में फोटोएं खींची, और अक्यूज कहता हाँ मैंने खींच ली और जो मैं है करना चाह रहा हूँ मैंने कर लिया और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो वहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और उस रिकॉर्डिंग को भी हम इजीली पेश करके अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है सेक्शन 66E IT एक्ट। ये सेक्शन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों ही को जो है कवर किया गया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इसका मतलब अगर किसी मेल या किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट की इमेज को कैप्चर किया जाता है या उसे ट्रांसमिट किया जाता है तो ये सेक्शन 66E IT एक्ट में ऑफेंस होगा, जिसमें भी कारावास के और फाइन के प्रावधान जो है दिए गए हैं। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष या उसे बदनाम करने के लिए या उसे ब्लैकमेल करने के लिए, चाहे वो पति पत्नी भी हों, अगर कोई इमेज या वीडियो कैप्चर की जा रही है, उसे ट्रांसमिट किया जा रहा है और वो कंसेंचुअल नहीं है और सेक्शन 354C में लिखा गया है कि वो कंसेंचुअल भी है, तो वहाँ पर अपराध बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि अपराध होने पर गंभीर सजा के प्रावधान जो है दिए गए हैं। तो साथियों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई गलत काम ना करें और अगर आप वास्तव में विक्टिम हैं तो अपने लीगल राइट्स को सिक्योर करें, उसके लिए ज़रूर लड़ें। और अगर आप सही बात के लिए लड़ेंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, आप अपने आप को न्याय दिला पाएंगे। और यदि आपके किसी मिलने वाले के साथ ऐसा हुआ है तो इन सेक्शंस के माध्यम से उस व्यक्ति की हेल्प ज़रूर करें, उसे न्याय ज़रूर दिलाएं। साथियों, इसके अलावा मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरा चैनल सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज़ को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक जल्द पहुंचते रहे। आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।